हेलो 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 बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? इरफान अंसारी ने बहुत बड़ा मैसेज सा लिख रखा है। मोहम्मद रिहान, उत्तम चतुर्वेदी, खुशी लोधी, बहुत बढ़िया, सोनाली, सीटू यादव, प्रगति, मोटिवेशनल, दीपक, आकाश, आदित्य, अभिमन्यु, प्रशांत, विनीता, काजल, मोहम्मद। आगे नहीं पढ़ पाया मेरे भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स पर। प्यारे दोस्त, फाउंडेशन बैच हम लोगों का चल रहा है और अभी हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। कितने दिन ये पहला चैप्टर चलेगा, मन में आप लोगों के क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो थोड़े से दिन की और बात है, बस फिर हम पहले चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। एक्चुअल में बड़ा चैप्टर होता है, बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बस इस वजह से ये चैप्टर जो है वो हमेशा से मैं मेरा मतलब बढ़ा ही गया है। हमेशा से ये चैप्टर, चाहे वो बैच के अंदर बात हो, चाहे वो आपका यूट्यूब पे बात हो। और ये तो वैसे भी फाउंडेशन बैच है, तो इसे तो बहुत आराम से, बहुत बारीकी से हर एक चीज को पढ़ते हुए हम लोग चल रहे होंगे। तो ये तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ही। ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। और प्यार जो है वो देखने को कम मिल रहा है। मैंने कहा था कि ये प्यार झलकना चाहिए, ये प्यार आपके स्टेटस पे लगना चाहिए। कौन सा प्यार? क्लास का प्यार आपके स्टेटस पे लगना चाहिए। आपके सोशल नेटवर्क जो हैं, सोशल मतलब साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हैं, उस पर ये क्लास का लिंक होना चाहिए। अगर आप वास्तव में कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हो तो यही दान दक्षिणा जो है वो आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। चलिए खैर छोड़िए, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैक्टर्स। और फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात की मेरे भाई। शुरुआत जो है एक क्वेश्चन से करेंगे और एक क्वेश्चन से ही प्यारे दोस्त हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, है ना। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ले रहा हूं, 480 का एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां से, और बची हुई चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर 480 का फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे कि आप इसे 48 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 48 को जब आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48 हो जाएगा। और 10 को जब आप तोड़ेंगे तो मेरे भाई 2 पंजे 10 लिखेंगे। यानी आप यहां देखने वाले हैं कि 1 और 2 और 3 4 और 5, 2 जो है वो कितनी बार है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 बार है। 3 जो है वो कितनी बार है, 1 बार है। और 5 जो है वो कितनी बार है, 1 बार है। यानी आपने क्या किया, 480 संख्या का आपने फैक्टराइजेशन कर दिया, और फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोगों को 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 जो है वो आपको मिल गया। ठीक है। सबसे पहले फटाफट मुझे टोटल फैक्टर बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बिना किसी कमेंट को किए फटाफट मुझे बता दो टोटल फैक्टर कितने होंगे। जैसे ही टोटल फैक्टर निकाल दो, एकदम से तुरंत निकालो इवन फैक्टर कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। इवन के तुरंत बाद मुझे बताओ कि ओड फैक्टर कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। ओड के तुरंत बाद मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है। इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे यूनिक प्राइम फैक्टर कितने हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर कितने हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर का यूज हुआ है। इसके बाद मुझे बताएंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर मुझे बताएंगे। यहां तक हम लोग कर चुके थे। यहां के बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां के बाद जो है हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट से जो है मुझे इन सारे क्वेश्चंस के आप लोग जवाब दे दीजिए। मैंने कहा, प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए, इंग्लिश भाई सीट की बात बाद में करेंगे, पहले जो चीज करा रहा हूं वो करिए। ठीक है। हाँ, ऊपर करना, ऊपर करो। ठीक है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, टोटल फैक्टर की जहां बात होती है
वहां पावर में एक इंक्रीमेंट करते हैं, 6 पावर हो जाएगी, एक बढ़ेगा 2 हो जाएगा और एक बढ़ेगा 2 हो जाएगा। क्यों बढ़ाते हैं, कल बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। फैक्टर्स में 2 की पावर 0 होता है और 2 की पावर 0 यानी एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, उस वजह से सबकी पावर में हम एक बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इवन फैक्टर, जब हम इवन की काउंटिंग करते हैं तो उस एक को छोड़ रहे होते हैं, यानी इवन वाले केस में हम कोई इंक्रीमेंट नहीं करते, बाकी ओड वाले केस में हम एक एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई। विषम गुणनखंड में इवन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, विषम की पावर में एक बढ़ाएंगे, अगले विषम की पावर में एक बढ़ाएंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। जब मैंने इवन और ओड को जोड़ के देखा तो मेरे भाई कितना आया, तो आपने कहा टोटल फैक्टर के बराबर आया। इसे चला देना, टोटल फैक्टर के बराबर आया। ये चीज समझ में आई, तो आपने कहा जी आ गई। जब बात प्राइम फैक्टर की होती है तो ये देखिए, क्या ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, 2 3 5 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तो इनकी पावर्स को जस्ट ऐड कर देना है। 2 कितनी बार यूज हुआ है, 5 बार यूज हुआ है। 3 कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार यूज हुआ है। और 5 कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार यूज हुआ है। तो प्राइम फैक्टर का जो यूज हुआ है वो 7 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यूनिक प्राइम फैक्टर पूछूं तो कौन कौन से प्राइम नंबर का यूज हुआ है, कौन कौन से अभाज्य नंबर का यूज हुआ है, तो आप कहेंगे एक तो 2 का हुआ है, एक 3 का हुआ है और एक 5 का हुआ है, यानी 3 प्राइम नंबर का हम लोगों ने यूज किया है। तो यूनिक प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। मैं बात करता हूं सम ऑफ टोटल फैक्टर की। मैंने कहा था टोटल फैक्टर निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करना है। किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32 होता है। क्या 5 तक ही जाना था? फिर आपने कहा होगा 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। डायरेक्ट आपने ये स्टेप लिख दिया, ठीक है। आपने कहा 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 और 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 दिया, 72 को 2 हासिल 7, 24 छिक्का 144 और 7 151 हो जाएगा। तो कितने बच्चों का 1512 जो है वो जवाब आया था। बहुत सही, 1512 आप लोगों का जवाब आ चुका था। प्यारे दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिएगा। अभी आपने सीखा सम ऑफ टोटल फैक्टर। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सम ऑफ इवन फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सम गुणनखंडों का योग यूज करने वाले हैं। सम गुणनखंडों का योग, जो भी हमारे सम गुणनखंड थे उनका योग प्यारे दोस्त हम लोग निकालने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग जानते हैं जब बात सम की आती है तो एक को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो वैल्यू सम है उसकी शुरुआत 0 से नहीं करेंगे, उसकी शुरुआत 1 से करेंगे। क्योंकि 2 की पावर 0 लेंगे तो वो 1 बन जाएगा और 1 मेरा सम नहीं है। इसलिए मेरे भाई 2 की शुरुआत जो करेंगे वो 1 से करेंगे। तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है कि 2 की जो शुरुआत करनी है वो 1 से करनी है। 2 की शुरुआत 0 से क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 2 की शुरुआत अगर 0 से करेंगे तो वो 1 बन जाएगा और 1 की गुणा हम लोग अगर आगे करेंगे तो वो विषम वैल्यू रहेंगी, सम नहीं रहेंगी। तो इसलिए हम लोग 2 की शुरुआत जो है वो 1 से करते हैं। 2 की शुरुआत 1, 2 1 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा। विषम की घात में कोई चेंज नहीं, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। बस सम वाली संख्या में हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। तो आपने क्या कहा, 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 2 62 हो जाएगा। इधर 3 और 1 4 हो जाएगा और इधर मेरे भाई 5 और 1 6 हो जाएगा।
तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि 6 चौक 24 दूनी 48 को 8 होता है, हासिल लगे 4, 24 छिक्का 144 और 4 148 हो जाएगा। तो ये सम गुणनखंडों का योग आपके सामने आ जाएगा, ये सम गुणनखंडों का योग आपके सामने आ जाएगा। भाई ऐसे सब क्यों करते हो यार? कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, इवन को सम कहते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, ओड को विषम कहते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंड, योग नहीं, यहाँ विषम गुणनखंड, यहाँ सम गुणनखंड, यहाँ कुल गुणनखंड, यहाँ ये अभाज्य गुणनखंड। इसको आप यूनिक प्राइम फैक्टर लिख लेना या इसे गूगल से चेक कर लो, यूनिक प्राइम फैक्टर को हिंदी में कहते क्या है? सम ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग, इसे कहते हैं सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे लिखिएगा विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, यानी कि विषम गुणनखंडों के योग की बात करते हैं, विषम गुणनखंडों के योग की प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं। तो जब हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, जब हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो हम सम वाली वैल्यू को बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम सम वाली वैल्यू को बिल्कुल छोड़ देते हैं मेरे भाई। हम विषम की शुरुआत करते हैं, पर केवल विषम वाली वैल्यूज को हम लोग ले रहे होते हैं। तो ये सम वाली वैल्यू थी, इसको बिल्कुल छोड़ दिया। 3 की शुरुआत 0 से, किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 होगा, 5 और 1 6 होगा, यानी विषम गुणनखंडों का योग जो है वो 24 आ जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग जो है वो 24 आ जाएगा। क्यों नहीं लेते हैं 2 की पावर 0? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप 2 की पावर 0 लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, और 1 मेरा सम नहीं होता। 1 में 3 की गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 में 9 की गुणा करेंगे 9 आएगा मेरे भाई, 1 में 1 की गुणा करेंगे 1 आएगा, तो वो विषम गुणनखंड आएंगे। जबकि मुझे योग चाहिए सम गुणनखंडों का, तो मुझे 2 की पावर 0 नहीं लेना है। ठीक है, क्या ये यहां से लेके यहां तक की बातें समझ में आई? जब बात, आज मैंने ये 2 चीजें आपको बताई हैं, जब बात सम गुणनखंडों के योग की होगी तो सम की पावर की शुरुआत 1 से करनी है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करना है। जब बात विषम गुणनखंडों के योग की होगी तो विषम गुणनखंड के योग में हम लोग सम को बिल्कुल छोड़ देंगे, हम लोग इनको एज इट इज रखेंगे जैसा हम लोग सीखते आए हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं सारी चीज आगे एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू आपको भी समझाऊंगा, सारी चीज आपको करने के लिए दूंगा। मेरे भाई हम लोग टोटल फैक्टर पर पढ़ चुके, इनका योग पढ़ चुके, हम लोग इवन फैक्टर पढ़ चुके, इनका योग पढ़ चुके, हम लोग ओड फैक्टर पढ़ चुके, इनका योग पढ़ चुके। हम लोगों से कभी भी वो प्राइम फैक्टर का सम नहीं पूछेगा, अगर कभी पूछता है तो केवल इनका योग कर देना है, 5 और 3 8 और 2 10। जो प्राइम नंबर यूज हुए हैं उनका योग पूछता है तो आप बता देंगे 5 और 3 8 और 2 10। कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं? तो आप कहेंगे एक तो 2 यूज हुआ है, एक 3 यूज हुआ है, और एक मेरे भाई 5 यूज हुआ है। एक बच्चा कह रहा है निखिल कुमार रावत सर फिर 3 और 5 की पावर 0 क्यों ली? बिल्कुल सही बात है, मैंने यहां 2 की पावर 1 ली, चाहे मैं यहां 3 की पावर 0 लूं, चाहे मैं यहां 3 की पावर 1 लूं, चाहे मैं यहां 3 की पावर 2 लूं, चाहे मैं यहां 3 की पावर 3 लूं, 2 में किसी संख्या की गुणा करता हूं तो वो मेरे भाई सम संख्या ही बनेगी। इसलिए मैंने 2 की पावर 1 ले लिया, आगे मुझे 0 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। 2 की पावर 1 2, 2 की गुणा 1 में करूंगा तो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 में करूंगा तो 6 आएगा, 2 की गुणा 9 में करूंगा तो 18 आएगा, तो सारी सम संख्याएं आ रही होंगी। आप जानते हैं कि 2 की गुणा किसी में भी करो हमेशा सम संख्या ही निकल के आएगी, इसलिए ध्यान केवल मुझे यहां देना है, आगे ध्यान देने की आवश्यकता मुझे नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब।
आगे बढ़ जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत बेसिक सी चीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात और समझना, कुछ पॉइंट्स और होते हैं, उन पर और हम लोग बात कर लेते हैं। कौन से पॉइंट्स हैं मेरे भाई? वो आपसे बहुत बार पूछ रहा होता है, वो आपसे बहुत बार पूछ रहा होता है मेरे भाई। क्या पूछ रहा होता है? वो आपसे बहुत बार ये पूछ रहा होता है, वो आपसे बहुत बार ये पूछ रहा होता है मेरे भाई। अरे यार, अबे क्या हो रहा है ये? आई, बहुत बार वो आपसे और तरीके के क्वेश्चन भी प्यारे दोस्त पूछ रहा होता है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथी, 480 से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। जब 480 के हम लोगों ने फैक्टर किए, ध्यान से सुनना, जब 480 के फैक्टर हम लोगों ने किए, तब तो सर ओड फैक्टर में ओड होना चाहिए, इसमें 3 की पावर 0 और 5 की 3 की पावर 0, एक ओड ही तो होता है। 3 की पावर 0 एक ओड ही तो होता है, 5 की पावर 0 एक ओड ही तो होता है। इसलिए मैंने ओड वाले में सारे लिए हैं, इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है मेरे भाई? पर इतना उलझोगे तो इन सारी चीजों में फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। सीधी चीजें जहां तक बताई जा सकती थी वो चीजें बता दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए। देखिए मेरे भाई, अगर आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो जब मैं आप लोगों को जीपी पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है ए की पावर आर की, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब लगता है जब आर एक से बड़ा होता है। एक फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये तब लगता है जब आर एक से छोटा होता है। तो सम निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये एक जीपी दी हुई है, तो पहले मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वास्तव में जीपी होती क्या है। तो इसके लिए मेरे भाई मुझे जीपी नाम के चैप्टर की ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, वहां मैं सारी चीजों को बताऊंगा। मैंने ये दो फॉर्मूले अभी इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि मैंने अभी आपको जीपी नहीं पढ़ाई है। जब मैं जीपी पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन उठाऊंगा और एक क्वेश्चन का सम निकालना जीपी में भी बताऊंगा कि जीपी के फॉर्मूले से आप सम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि आपको सम निकालने का तरीका ये है। फॉर्मूले से भी हम लोग निकालेंगे लेकिन जीपी में निकालेंगे। ठीक है, बेटा किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, ये मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं किसी की पावर, किसी की भी पावर ले लो, मैंने कहा के की पावर मैंने 0 ले ली, के की पावर मैंने 0 ले ली। अब आप ये मुझे बताइए, क्या मैं के की पावर 0 को लिख सकता हूँ 6 - 6 लिख दूं, या फिर के की पावर 5 - 5 लिख दूं, 0 ही आएगा, या फिर के की पावर 199 -199 लिख दूं तो भी 0 ही आएगा। जब पावर माइनस में होती हैं तो इसका मतलब होता है ये चीजें डिवाइड में रही होंगी, ऐसे ये चीजें रही होंगी। तभी तो जब बेस सेम होता है, पावर डिवाइड में होती है तो घट जाती है ऊपर जाके, तभी तो ये 1 आता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी की पावर 0 जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, जीपी होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए मैं यहां आपके साथ चल रहा था, ये चीजें मैंने आपको आज दो एक्स्ट्रा बताई हैं। जब हम इवन फैक्टर का सम निकाल रहे होते हैं तो इवन वाली की शुरुआत हम एक से कर रहे होते हैं, बाकी सबको एज इट इज रहने देते हैं। जब हम ओड फैक्टर का सम निकाल रहे होते हैं तो इवन वाली वैल्यू को बिल्कुल छोड़ रहे होते हैं, ओड को हम एज इट इज रहने देते हैं, जो हम सीख के आए हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है 480। 480 को हमने कैसे तोड़ा था? तो आपने कहा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, इस तरीके से तोड़ा था। वो प्यारे दोस्त कभी कभी आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी पूछ रहा होता है, कभी कभी वो आपसे प्यारे दोस्त प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी पूछ रहा होता है, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल भी पूछ रहा होता है कि भाई साहब जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी गुणनखंड हैं
उनकी गुना करके क्या आएगा, गुणनखंड का गुणनफल भी आपसे पूछ रहा होता है। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, भाई क्वेश्चन की तरफ अभी चलूंगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपके सामने एक छोटी सी वैल्यू दी 36। मैंने आपसे कहा 36 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आपने कहा 36 का एक फैक्टर 1 है, तो दूसरा फैक्टर 36 भी होगा, इन दोनों की गुणा होके 36 आना चाहिए। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इन दोनों से ये 36 डिवाइड हो जाएगा। अगर 36 का दो फैक्टर है तो 18 भी फैक्टर होगा, दोनों की गुणा होके 36 आ गया। 36 का एक फैक्टर 3 है तो 12 भी इसका फैक्टर होगा, दोनों की गुणा होके 36 आ गया। 36 का एक फैक्टर 4 है तो दूसरा फैक्टर 9 भी होगा, और 36 का एक फैक्टर 6 है तो दूसरा फैक्टर भी 6 होगा या नहीं। अगर मैं इसके टोटल फैक्टर पूछता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों में से एक लेंगे, क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो 9 है? क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 9 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 है। अगर मैं यहां देखूं, इन सब का गुणनफल हमें करना है, तो 1 की गुणा 36 में करेंगे 36, 18 की गुणा 2 में करेंगे 36, 12 की गुणा 3 में करेंगे 36, 9 की गुणा 4 में करेंगे 36, और 6 की गुणा 6 में करेंगे, क्या 36 आ जाएगा? आएगा या नहीं? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं 36 जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार 36 आ रहा है। क्या गुणनफल होके ये आ जाएगा? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप लोगों के सामने कोई ऐसी संख्या दी जाए, जब भी आप लोगों के सामने जो है वो कोई ऐसी संख्या दी जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को क्या करना है, जब भी वो आपसे पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल पूछता है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल पूछता है, तो आपको सबसे पहले वो संख्या लिख देनी है जिसके वो गुणनखंडों का गुणनफल पूछ रहा है, और संख्या की पावर को टोटल फैक्टर का हाफ से डिवाइड कर देना है। ये होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। ये होता है किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का तरीका। क्या होता है, आप संख्या को एज इट इज लिख दीजिए, टोटल फैक्टर निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए, टोटल फैक्टर निकालिए और उसका मेरे प्यारे दोस्त हाफ कर दीजिए। क्या ये बात आपके समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, यहां मुझे क्या करना है, मेरे सामने दिया हुआ था 480। ध्यान से सुनिएगा, मेरे सामने दिया हुआ था 480। 480 के गुणनखंडों का गुणनफल, यहां बेटा ये 36 दो बार नहीं आएगा। अगर मैं यहां देखूं इस वाले में, यहां 6 दो बार नहीं आएगा, ये 6 एक बार आएगा, बस एक ही बार काउंट करना है हमें। ठीक है, तो इन सब की गुणा करके वो पूछ रहा है, तो गुणा करके पूछ रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं बताता हूं कैसे इसका हम यूज करते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। आपके सामने एक संख्या दी हुई है 480, दे दी आपको एक संख्या 480। अब 480 एक संख्या दी हुई है, यहां मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो यहां आ गया फैक्टराइजेशन ये। सबसे पहले इसके टोटल फैक्टर निकालिए, सबसे पहले इसके टोटल फैक्टर निकालिए। आपने कहा जी बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? 5 की पावर 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 1 की पावर 1, एक में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहां 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी टोटल जो फैक्टर होने वाले हैं, क्या वो 24 होने वाले हैं? आपने कहा जी हां। अगर आप लोग प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, इन सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना चाहते हैं, तो मैंने अभी बताया है संख्या को एज इट इज लिखिएगा और टोटल फैक्टर को 2 से डिवाइड करके पावर में लगा दीजिए। तो यहां इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 480 की पावर 12 आ जाएगी। 480 की पावर 12 आ जाएगी। क्या इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊं? 480 की पावर 12 नहीं प्रूव करके दिखाता, एक छोटा सा एग्जांपल लेके प्रूव करता हूं।
मैंने आपके सामने लिखा 48। ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने 48 लिखा। हाँ, नो का मैं बताऊंगा बेटा। नो के केस में ना पता है क्या होता है, वो एक्सेप्शन केस लिया था। जैसे आप, मैंने कहा यहाँ 36 है, 36 के टोटल फैक्टर का हाफ करना होता है। टोटल फैक्टर आए थे 9, उसका हाफ करना होगा। तो हमेशा इसको, ये टूट जाएगा। 36 को मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 2, और उसकी भी पावर 9/2 है, तो इसकी जो पावर आ जाएगी वो 6 की पावर 9 आ जाएगी। ये इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर रहेगा, ये उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर रहेगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल आ गई। आप वैसे भी समझो, 36 एकम 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, सारे फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, 12 तिया 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और एक 6 हम लोगों का बच ही रहा है। यहां 2 6 हो गए, 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 8 बार 6 हो चुका है। एक बार ये, क्या 6 की पावर 9 आएगा गुणनफल? बात समझ में आई? मैं प्यारे दोस्त इस चीज को प्रूव जो है, इस चीज को प्रूव जो है वो मैं 48 पे आपको करके दिखाता हूं कि 48 पे हम लोग जो है वो कैसे प्रूव करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सामने एक संख्या दी हुई थी 48। कमेंट मत करिएगा, बहुत चीजें डीप में लेके जा रहा हूं। मेरे सामने एक संख्या दी हुई थी 48। सबसे पहले आप लोग जो है फॉर्मूले से निकालिए। जब भी आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना होता है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना होता है, तो मैं फॉर्मूला बता के आया हूं कि सबसे पहले जिस संख्या के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है उस संख्या को लिखिए, और उसकी पावर में टोटल फैक्टर का हाफ कर दीजिए। ये मैं फॉर्मूला बता के आया हूं। इस फॉर्मूले को अभी प्रूव भी करूंगा कि ये फॉर्मूला क्यों होता है। देखिए ध्यान से, आपने कहा जी 48 को तोड़ लो, 2 की पावर 4 16 होता है, और 3 की पावर 1 3 होता है, 16 तिया 48 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई थी 48, मैंने 48 को तोड़ लिया 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 1। यदि मैं इसमें टोटल फैक्टर निकालता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कुल गुणनखंड निकालता हूं, तो आप क्या कहेंगे? 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। क्या टोटल फैक्टर जो है वो 10 निकल के आ जाएंगे? यानी कि जब मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो संख्या लिखिए जिनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो आपने कहा वो संख्या 48 है क्या 48? पावर में टोटल फैक्टर का हाफ कर दीजिए, टोटल फैक्टर 10 है, उसका हाफ करेंगे, क्या गुणनफल होके 48 की पावर 5 आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। अगर डायरेक्ट निकालना है तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन ये चीज प्रूव कैसे करूं मैं, इस चीज की डिटेल कैसे बताऊं? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं इस बात को प्रूव करने की कोशिश करता हूं। 48 के फैक्टर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, जो संख्या 48 को पूरा पूरा डिवाइड करें। आप कहेंगे एक संख्या 1 है, तो 48 भी इसका फैक्टर होगा, दोनों का गुणनफल 48 आएगा। भाई 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं देखूं इसका फैक्टर 2 है, तो इसका फैक्टर क्या 24 भी है, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसका एक फैक्टर 3 है, तो 3 में कितने की गुणा करूं 48 आ जाए 16, तो एक सब जो है, हाँ, ये इसका फैक्टर 3 भी है और इसका फैक्टर मेरे भाई 16 भी है। अगर मैं कहूं 4 इसका गुणनखंड है, तो 12 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा 6 इसका गुणनखंड है, तो 8 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब प्यारे दोस्त ये सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 इसके फैक्टर हो गए? इन सारे फैक्टर्स की गुणा करनी है हम लोगों को, तो आपने कहा जी इसकी गुणा इसमें कर दो। जब इन दोनों की गुणा हुई होगी 48 आया होगा, जब इन दोनों की गुणा हुई होगी 48 आया होगा, जब इन दोनों की गुणा हुई होगी 48 आया होगा, जब इन दोनों की गुणा हुई होगी 48 आया होगा, और जब इन दोनों की गुणा हुई होगी 48 आया होगा। आया होगा क्या? यानी इसका मतलब है जब सारे फैक्टर्स की आप लोग गुणा करते हैं तो 48 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा?
क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो वही मैंने समझाया है कि आप इतना करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ये चीज मैंने प्रूव करी है। आप क्या करिए, संख्या को लिखिए और उसकी पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दीजिए। वही काम मेरे प्यारे दोस्त मैंने यहां किया है कि सबसे पहले संख्या को लिखा 480, उसके टोटल फैक्टर्स निकाले 24 और इसका हाफ लिख दिया 480 की पावर 12। प्रभात कुमार भाई, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आगे से कमेंट मुझे दिख ना जाए, ठीक है? पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ो। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। तो मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्यारे दोस्त बता दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते। अब मेरे प्यारे दोस्त इसी में वो एक और चीज पूछता है। क्या पूछता है? बहुत सारे क्वेश्चन वो यहां से पूछ रहा होता है। वो आप लोगों से ये पूछ रहा होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों के, मेरे दोस्त डिटेल में ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा जाता है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम यानी उल्टे का योग आपसे पूछ रहा होता है। और ये आए हुए क्वेश्चन है, अभी आगे देखोगे ना तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा। डिवाइड करके कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड करके जो है वो कभी भी मेरे भाई पॉइंट में नहीं आएगा। मैं अभी बताऊंगा सारी चीजें यार, पहले जितना बता रहा हूं उतना कर लो, क्वेश्चंस अपने मन में ज्यादा मत लेके आओ। मैंने आपसे पूछा गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अब सबसे बड़ी बात आती है रेसिप्रोकल होता क्या है। एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 4, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल पूछूं तो आप कहेंगे 1/4 आएगा। मैंने आपसे पूछा एक संख्या है 5, इसका रेसिप्रोकल 1/5 आएगा। एक संख्या 1/6 दी हुई है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा जो आएगा वो 6 आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन मेरा आपसे जस्ट ये है कि जब भी आपसे किसी संख्या के गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का सम पूछे, यानी जितने भी गुणनखंड आए हैं उनका उल्टा करके उनका योग पूछे, तो मेरे भाई एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि सम ऑफ फैक्टर्स को प्यारे दोस्त नंबर से डिवाइड कर देना, नंबर से डिवाइड कर देना, तो आपके सामने जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर आ जाएगा। जैसे मेरे भाई 480 एक संख्या दी हुई थी, एग्जाम्पल 480 का ही मैं लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल 480 का ही मैं प्यारे दोस्त लेके चल रहा हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा कि इसका फैक्टराइजेशन करिए, तो आपने फैक्टराइजेशन इसका कर दिया 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मैंने कहा इसके, हाँ, मैंने कहा इसके जितने भी फैक्टर हैं उनके रेसिप्रोकल का सम बताइए भाई। उनके रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो आपने कहा जी अभी बता देते हैं। रेसिप्रोकल के सम का फॉर्मूला बताया है सम ऑफ फैक्टर्स, यानी पहले इनका मुझे योग निकालना पड़ेगा। योग निकालने का तरीका क्या होता है बता दीजिए। शुरुआत 0 से करिए, 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, या 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा। या सम ऐसे ही निकालेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे। 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63 हो जाएगा। और 63 की गुणा 3 और 1 4 और 5 और 1 6 में कर देंगे। 24 तिया 72 को 2 हासिल 7, 24 छिक्का 144 और 7 151 हो जाएगा। यानी इन सारे का सम जो निकल के आएगा वो 1512 आएगा। और इसे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किस नंबर से? जिसके फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का आप सम निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, 4 से काटिए, 4 तिया 12,
तीन बचेंगे मेरे भाई, 4 सत्ते 28, तीन बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, तीन बचा, 4 सत्ते 28, तीन बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जीरो हो जाएगा। दो से काटेंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 हो जाएगा, 2 छिक्का 12, जीरो, 3 छिंग 18 होगा, 3 तिया 9, और यहां से देखेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 63/20। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने केवल आज कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं, बताने के लिए अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन अब हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। आज ही अगर सारी चीज बता दी तो 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा दिमाग पे फिर से जोर डालिए, अगले 5 मिनट में मैं सारी चीजें रिकॉल करूंगा और सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बस मुझे आज ये एक पेज आप लोगों को समझाना है। शुरुआत से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको लेके चलता हूं। पेन कॉपी एक साइड में रख दीजिए, बिल्कुल एक साइड में रख दीजिए, और मोबाइल पे पूरी तरीके से निगाह जमा लीजिए। एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी, और वास्तव में ऐसी समझ में आएगी कि आप कभी भी मेरे प्यारे दोस्त नहीं भूलोगे। जिनका मैसेज आ रहा है कि आज समझ में नहीं आया, तो आज अभी खत्म नहीं हुआ है, सारी चीजें समझ में आएंगी। आइए मेरे साथ। अगर कमेंट आपके लोगों के आएंगे तो मेरे भाई मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन्हें समझाने की। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक दीजिए। अगर आपने थोड़ी देर के लिए कमेंट रोक दिए तो मैं एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से प्यारे दोस्त। सबसे पहले एक संख्या के साथ मैंने क्वेश्चन को समझाना चालू किया। जिनके कमेंट आ रहे हैं भाई पढ़ना मत, कुछ भी लिखते रहे हो, है ना। देखो, 480 मेरे सामने एक संख्या लिखी है, मैंने इसके फैक्टर किए, फैक्टराइजेशन किया, तो 480 को क्या मैं लिख सकता हूं, 48 गुणा 10 480 होता है। 48 के फैक्टर किए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। 10 को मैंने लिखा 2 पंजे 10। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 3 एक बार है और 5 एक बार है। आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। सबसे पहले मैंने टोटल फैक्टर पूछा। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका, सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो। 5 में एक बढ़ाया 6, एक में एक बढ़ाया 2, एक में एक बढ़ाया 2, टोटल फैक्टर 24 आ गए। 24 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगी। 24 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। मैंने पूछा उसमें से सम संख्याएं कितनी हैं, तो जब आपसे इवन फैक्टर पूछा जाता है, जब आपसे इवन फैक्टर पूछा जाता है, तो मेरे भाई इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो। आपने क्या लिखा, 5 को एज इट इज लिख दिया, इसकी पावर में एक बढ़ाया, इसकी पावर में एक बढ़ाया, 20 लिख दिया। ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे ओड फैक्टर पूछा। ओड फैक्टर का मतलब इवन को बिल्कुल छोड़ दो, ओड की पावर में एक एक बढ़ा के लिखो, आपने ये लिख दिया। फिर मैंने आपसे प्राइम फैक्टर पूछा, तो प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है, पावर्स को जस्ट जोड़ दो। फिर मैंने आप लोगों से यूनिक प्राइम फैक्टर पूछा, तो कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ है, 3 का, तो वो आपने लिख दिया। फिर मैंने आप लोगों से यह पूछा सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होगा, तो मेरे भाई 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 तक लिखते चले जाओ। फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 3 की पावर 1 तक लिखते चले जाओ। फिर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 5 की पावर 1 तक लिखते चले जाओ। इन्हें सॉल्व करोगे तो 1512 आ जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो इवन फैक्टर के केस में जो इवन संख्या लिखी हुई है, जो सम संख्या लिखी हुई है, उसकी शुरुआत 1 से करो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। लेकिन ये जो विषम है इनकी शुरुआत एज इट इज वैसे ही करनी है जैसी करते आए हो, 0 से करनी है, वहां तक करनी है जहां तक लिखी हुई है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछना है तो इसे बिल्कुल छोड़ दो और जैसा अभी तक करते आए हो वैसा इनके साथ करो। 0 से स्टार्ट करो, जहां तक लिखी है पावर वहां तक। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। इसका योग 24 आ जाएगा।
ये तीनों चीज आगे समझ में। मैंने आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी इसके फैक्टर हैं, जितने भी इसके गुणनखंड हैं, उनका गुणनफल कितना आएगा। तो आपने कहा, फॉर्मूला मैंने बताया कि जिस संख्या का वो आपसे पूछ रहा है, जिस संख्या का वो आप लोगों से पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जिस संख्या का वो आप लोगों से पूछ रहा है, उस संख्या की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दो। तो आपसे मैंने 480 के पूछ रहा था, तो 480 के टोटल फैक्टर निकाले 24, तो 480 की पावर में 24 का आधा 12 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, फैक्टर्स। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो भी इसके फैक्टर हैं, जो भी इसके फैक्टर हैं, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर निकाल के अगर आप उसे नंबर से डिवाइड कर दोगे, जिस नंबर के आप निकाल रहे हैं उससे डिवाइड कर दोगे, तो मेरे भाई आप लोगों का जो है रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? अगर आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो, आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। आइए, अभी मैं एक क्वेश्चन के साथ जो है वो सारी चीजें आप लोगों को पूछूंगा, आप लोगों से सारी चीजें पूछूंगा, पर उससे पहले दो पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट ये है, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को दी हुई है, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके गुणनखंड, उसके गुणनखंड हमेशा विषम होते हैं। सीडीएस में डायरेक्टली पूछा गया है, विषम होते हैं। मैंने क्या बात लिखी है, पहले अपनी कॉपी में इसे लिखिए, मैं इसे समझाता हूं। मैंने आपसे पूछा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम होते हैं। प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट में केवल आप फैक्टर निकालिए और जिस नंबर के गुणनखंड निकाल रहे हैं उसके पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दीजिए, वही इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने ये पॉइंट आपके सामने लिखा, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी मैंने आपके सामने लिखा, सबसे पहले एग्जांपल 36 लिखा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपने कहा जी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो मेरे भाई इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 1 से डिवाइड होगा, या इसे तोड़ लीजिए। 36 को आप कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा। क्या इसके टोटल फैक्टर 9 निकल के आएंगे? बहुत बढ़िया। आपने कहा जी मैं तो नहीं ले रहा इसे, मैं तो 49 लूंगा, ये 7 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 की पावर 2, पावर में 1 बढ़ाओ, क्या इसके टोटल फैक्टर 3 हो जाएंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल 3 हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, नहीं 7 की पावर 2 क्यों लिखेंगे इसे? इसे हम लिखेंगे 7 की पावर 7 गुणा 7 लिखेंगे, 7 सत्ते 49 होता है ना, तो 7 की पावर 2 इसे हम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 2 का मतलब 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर था? क्या इसके विषम गुणनखंड आ गए? आपने कहा जी नहीं, मैं तो 64 लूंगा। ले लो भाई 64। 64 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। क्या आप इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हो? टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ाना होता है, क्या इसके टोटल फैक्टर 7 हो जाएंगे? यानी ये बात पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे भाई उसके गुणनखंड जो होते हैं हमेशा विषम होते हैं। सीडीएस में कैसे पूछा गया था? सीडीएस में कैसे पूछा गया था मेरे भाई? सीडीएस में पूछा गया था कौन सा ऑप्शन, इस तरीके से कौन क्वेश्चन था, कौन सा ऑप्शन
परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड नहीं हो सकता? कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड नहीं हो सकता? का गुणनखंड नहीं हो सकता, फैक्टर नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता। तो उसने चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 13, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 15, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 17 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था 18। तो उसने चार ऑप्शन दिए हुए थे सीडीएस में और आपसे पूछा था कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्ट स्क्वायर का गुणनखंड नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर के गुणनखंड हमेशा विषम होते हैं, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के गुणनखंड कभी भी इवन नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 18 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस पेज को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये जो लाइन मैंने लिखी है हमेशा लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। एक इसी के बाद एक और पॉइंट लिखिएगा, किसी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा तीन गुणनखंड होते हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा तीन गुणनखंड होते हैं। भाई साहब ये क्या लाइन लिख दी, ये तो समझ में ही नहीं आया, अभी समझ में आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या लो, आपने कहा जी मैं तो 2 लूंगा, इसका वर्ग करो 4, इसके केवल तीन गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा, एक मेरे भाई 2 होगा, जिसका ये वर्ग है एक वो होगा, और एक ये वर्ग खुद होगा। क्या इससे अलग कोई इसका गुणनखंड है? तो आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा 3 लो, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 का वर्ग करो, क्या 9 के भी तीन गुणनखंड होंगे? जी हां, एक तो 1 होगा, एक जिसका ये वर्ग है वो खुद होगा, और एक जो वर्ग होने के बाद आया है ये होगा। होगा या नहीं? अभाज्य को मेरे भाई प्राइम नंबर बोलते हैं। किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के हमेशा तीन गुणनखंड होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा भाई साहब इसे करने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बहुत लंबे चौड़े में सॉल्व होगा ये। अगर ये चीजें याद हैं तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आपने कहा जी ऐसा, तो और प्रूव कराइए इसे। मैंने कहा 5 मेरी अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग करिए 25, 25 के केवल तीन गुणनखंड रहेंगे। कौन कौन सा? एक, एक जिसका वर्ग है वो, और एक खुद संख्या, इससे अलग है। मैंने कहा 7 अभाज्य संख्या है, क्या 49 के भी तीन ही फैक्टर रहेंगे? आपने कहा 1 से, 7 से और 49 से कटेगी, इससे अलग किसी से नहीं कटेगी। मैंने कहा 11, 11 का स्क्वायर 121 है, 1 से, 11 से और बस 121 से, केवल इनसे कटती है, इससे अलग किसी और से नहीं कटेगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं P मेरी कोई एक प्राइम नंबर है, P मेरा कोई एक प्राइम नंबर है, और मैं P स्क्वायर के फैक्टर आपसे पूछता हूं, तो इसके केवल तीन फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, और एक ये P होगा, और एक P स्क्वायर होगा। इस बात को अपनी कॉपी में छाप दो, आगे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आगे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, 49 था, 49 को 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं टोटल फैक्टर निकालना चाहता हूं, पावर में 1 बढ़ाता हूं या नहीं, तो 2 में 1 बढ़ाऊंगा, 3 लिखूंगा या नहीं? रश्मि पांडे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे मुझे उलझाओगे तो फिर मैं कैसे आप लोगों को अंदर तक लेके जाऊंगा? 84 किसी का वर्ग नहीं होता, 84 का नहीं आ रहा है, 84 किसी का वर्ग होता है? 84 अभाज्य संख्या है। 17, 17, आपने कहा जी 17 का बता दीजिए, बहुत बढ़िया। 17 का स्क्वायर यानी 289 केवल तीन संख्याओं से डिवाइड होगा, 1 से, 17 से और 289 से। डिवाइड करके देख लेना, इससे अलग किसी से डिवाइड नहीं होगा, इससे अलग किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए यहां। अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है
तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम होते हैं। अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम संख्या में आएंगे, सम उसके गुणनखंड नहीं हो सकते। ये बात मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर कोई एक प्राइम नंबर है तो उसके वर्ग के हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। एक तो खुद वो प्राइम नंबर, और एक 1 होता है, और एक उसका वर्ग होता है। ये चीज भी मैंने प्रूव करके आप लोगों को बता दी। ठीक है मेरे भाई। एक और पॉइंट देखिए मेरे भाई, लास्ट पॉइंट है आज का, पॉइंट लास्ट है मेरे भाई। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैंने मान लिया ये परफेक्ट स्क्वायर है, एन स्क्वायर, मैंने मान लिया अगर एक ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा 36 है। अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके फैक्टर कैसे कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 और 36। और किसी से भी डिवाइड होगा, एक 9 भी होगा। 6 के बाद 9, 12, 18 और 36। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और ये सारी प्रॉपर्टी अगर याद है ना तो क्वेश्चन में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी क्वेश्चन को करने में। ध्यान से सुनो। तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने ये लिखवा रहा हूं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मेट में होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो आप n के वैल्यू निकालेंगे यहां से, यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 6 के लेफ्ट में, यानी 6 से छोटी जितनी वैल्यूज होंगी 6 से बड़ी भी उतनी ही वैल्यूज रहेंगी। यानी कि मैंने आपसे यह कहा कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है तो n का परफेक्ट स्क्वायर था, n से छोटे जितने गुणनखंड रहेंगे n से बड़े भी उतने ही गुणनखंड रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? ये बात पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, दोबारा से समझिए। मैंने आपसे कहा कि एक आपके सामने जो है 25, मेरा क्या है 25 को छोड़िए, 64 की बात करते हैं, 64 की बात करते हैं। 64 मेरा 8 का वर्ग दिया हुआ है, 64 जो है वो 8 का वर्ग दिया हुआ है मेरे भाई, होता है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके फैक्टर्स जो होंगे, अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो कितने बैठ जाएंगे मेरे भाई? अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो कितने बैठ जाएंगे? तो आप कहने वाले हैं 16, 32 और 64, यही होंगे इसके फैक्टर। अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जिस संख्या का वो स्क्वायर है उससे छोटे जितने गुणनखंड हैं उतने ही बड़े होंगे। यानी 8 से छोटे 3 गुणनखंड है तो 8 से बड़े होंगे। अब आप कह रहे हैं जी 144 का लेके दिखा दो, भाई दिखा देता हूं एक बार। मैंने कहा 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आपने कहा 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके फैक्टर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा, और कितने से? 18 से कटेगा, और 16 निम्मा 144, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, और किससे कटेगा ये? 24, 24 छिक्का हो गया, और ये 4 4 तिया 12, 36 से कटेगा, और ये 48 से कटेगा मेरे भाई। अगर मैं देखूं 3 चौक 12, 48 से कट जाएगा, और ये कटेगा भाई साहब 72 से, और ये 144 से कटेगा। यही इसके सारे फैक्टर हो जाएंगे। मैंने कहा 144 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 12 से छोटे कितने फैक्टर हैं? तो आपने कहा जी 12 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हैं। तो 12 से बड़े भी 6 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा एक कहीं भूल रहे हैं, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 एक कम 9, 9 छिक्का 54, 9 से कट रहा है। तो 12 से छोटे जितने फैक्टर हैं 12 से बड़े भी उतने ही फैक्टर होंगे। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? क्वेश्चन वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, मैं इस पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
उसने कहा एक संख्या n है, एक संख्या n है, उसका स्क्वायर करो, n स्क्वायर हो गया। अगर n से छोटे जो हैं वो 13 गुणनखंड हैं, n से छोटे जो हैं वो 13 गुणनखंड हैं, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? एक वो क्वेश्चन पूछा है जो आपको झंझोड़ के रख देगा मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको बिल्कुल झंझोड़ के रख देगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत अंदर तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैथ का बिल्कुल ये मान के चलिए टाइम लेगा, लेकिन मैथ की एक एक चीज आप लोग सीखेंगे, हर चीज का रिजल्ट आप लोग जानेंगे, हर चीज के पीछे रीजन आप लोग जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा, वो एग्जाम्पल क्या था, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। उसने कहा एक संख्या है n, उसका स्क्वायर होता है n स्क्वायर। यदि n से छोटे जो हैं वो 13 गुणनखंड हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे? आपकी प्रॉपर्टी ध्यान आई। आपने कहा जी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? n का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि n से छोटे अगर 13 गुणनखंड हैं, तो n से बड़े भी कितने गुणनखंड होंगे? क्या 13 गुणनखंड n से बड़े होंगे? हाँ या ना? 13 गुणनखंड n से छोटे हो गए, 13 गुणनखंड n से बड़े हो गए, 13 और 13 26, और एक n खुद हो गया। क्या n स्क्वायर के टोटल गुणनखंड की संख्या 27 आ जाएगी? हाँ या ना? बोलो ना। जब मैंने यहां 144 के देखे थे तो 12 से छोटे 7 थे, 12 से बड़े 7 थे, 7 और 7 14, और एक खुद 12, क्या 15 गुणनखंड आए थे? बोलो, ऊपर करना, एक भाई का डाउट है। सर आपने बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर के गुणनखंड हमेशा ओड नंबर ही आते हैं, बट वो फैक्टर तो इवन भी है। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा था, वो हमेशा ओड आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा ओड आएंगे। जैसे 5 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, 17 होंगे। भाई मैं किसी का मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं जनरल मैथ पढ़ा रहा हूं। मैं जनरल मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ के हर एक चीज को क्लियर करता चल रहा हूं। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। देखो ऐसे लोग आते हैं क्लास में, सर ये फैक्टर्स कब खत्म होंगे? मतलब आप कराना क्या चाहते हो? आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हो नंबर सिस्टम खत्म, अगला चैप्टर एचसीएफ एलसीएम, फिर एचसीएफ एलसीएम पूछोगे कब खत्म होगा? ऐसे ही मैथ खत्म कराना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो? भाई ये पॉइंट बना के लिखो, पेन का कलर चेंज करो, आपकी कॉपी। आप सबसे पहले तो इन फाउंडेशन के नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जिसे अपनी राइटिंग पे सबसे ज्यादा यकीन हो कि मेरी राइटिंग जो है वो औसम है, वो एक बार टेलीग्राम पे मुझे नोट्स जरूर भेजना, 1 पेज के नोट्स। टेलीग्राम पे नोट्स जरूर भेजना, 1 पेज के नोट्स मेरे भाई, मुझे भी पता चले, हो सकता है आगे फिर हम कुछ करें, तो एक बार 1 पेज के नोट्स जरूर भेजना मुझे। शानदार नोट्स बनाओ, यकीन मानो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोर्स के हिसाब से हम लोग मैथ पढ़ रहे होंगे। वो बात आप भी जानते हो कि टारगेटेड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं सारा का सारा मैथ जो है वो कवर करके चल रहा हूँ। क्या ये बात आपके समझ में आई? 3 पॉइंट मैं एक बार आपके क्लियर कर दूं। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम होंगे। विषम संख्या में होंगे, ये लिख दो, विषम संख्या में होंगे, विषम संख्या में होते हैं। जैसे कोई भी संख्या देखो, 169 के ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके कितने भी गुणनखंड आओ वो विषम में आएंगे। 3 आओ, 5 आओ, 7 आओ, 13 आओ, कितने भी आओ वो विषम संख्या में आएंगे। पहला पॉइंट मैंने ये आपको बताया, प्रूव किया उस बात को। दूसरा मैंने ये बताया, अगर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग आपके सामने दिया हुआ है तो उसके गुणनखंड हमेशा 3 होते हैं, उसके गुणनखंड हमेशा 3 होते हैं मेरे भाई। ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके सामने ये है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है उससे छोटे जितने गुणनखंड हैं उतने ही बड़े होंगे, या फिर उससे बड़े जितने गुणनखंड हैं उससे छोटे भी उतने ही होंगे। वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई?
तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे मेरे भाई। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं? तो आप कहेंगे जी तीनों पॉइंट क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं मेरे भाई। आइए फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है कि 5 के गुणनखंड, 5 के मतलब मल्टीपल कितने होंगे, 18 के मल्टीपल कितने होंगे, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 18 से डिवाइड होते हैं, 36 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो सारे चीज रह गई हैं, बस एक सिंगल कॉन्सेप्ट फैक्टर के अंदर आपका रह गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है यदि n की पावर 6 फल को n की पावर 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। मैंने कहा 10 फल हैं और वो 5 बच्चों में बंटने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फल को टोटल बच्चों से डिवाइड कर दोगे तो क्या एक बच्चे के हिस्से में आने वाले फल आ जाएंगे? है ना, बस यहां इस चीज को लगा देना है। क्वेश्चन ने कहा है n की पावर 6 टोटल फल है, उसे n की पावर 3 बच्चों में डिवाइड करना है। तो मेरे भाई हर एक बच्चे के हिस्से में कितने फल आ जाएंगे? हर एक बच्चे के हिस्से में जो है वो n की पावर 3 फल आ जाएंगे। उसने कहा है तब प्रत्येक बच्चे को 1728 फल प्राप्त होते हैं। क्या मेरे भाई ये एक बच्चे के फल दिए हुए थे, उसने दिए हुए हैं क्वेश्चन ने 1728। अगर यहां से क्यूब हटाओगे तो यहां क्यूब रूट लगा दोगे, और 1728 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 12 होता है, घनमूल 12 होता है। तो n के कुल भाजकों की संख्या बताइए, यानी वो आपसे 12 के टोटल गुणनखंड पूछना चाह रहा है। भाई इसे तो वैसे ही लिख दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी इसे हम 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। सबकी पावर में 1 बढ़ाइए, 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 में 1 बढ़ाया 2, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ठीक है, समझिए प्यारे दोस्त, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर अगर आपके पास जो है देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास टोटल 15 फल हैं। ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा आपके पास जो है टोटल 15 फल हैं और आप जो है उन्हें 5 बच्चों में बांटते हो। 15 फल को 5 बच्चों में बांटते हो। तो मेरे भाई 15 फल को 5 बच्चों में बांट रहे हो, तो एक बच्चे के हिस्से में कितने फल आएंगे? क्या एक बच्चे के फल ही आ चुके हैं? उसने कहा है टोटल n की पावर 6 फल है और n क्यूब बच्चों में बांटे जाते हैं, तो एक हिस्से के एक बच्चे के हिस्से में कितने फल आएंगे? इसको इससे डिवाइड कर दिया, आपने देखा कि पावर n सेम है, पावर घट जाएंगी, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी एक बच्चे के हिस्से में इतने फल आएंगे। और उसने दिए कितने हैं? उसने दिए हैं 1728। तो इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, और पूरी दुनिया इस बात को जानती है 1728 का घनमूल जो होता है वो 12 होता है। लेकिन उसने आपसे ये थोड़ी ना पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एन के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो वो 12 के फैक्टर आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का कभी बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है आपने? क्या कभी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का? 10 12 तो सभी करके आए होंगे ना, बताइए 10 12 तो सभी करके आए हैं ना।
ऐसा तो कोई नहीं है जो कोरोना काल में अपनी 10th 12th करके आया हो और मामला थोड़ा सा डाउन हो। भाई कोरोना वाले टाइम के थोड़े बच्चों का मामला डाउन जरूर रहा है, क्योंकि उन्हें सबको पास कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की मौज भी आई है कोरोना काल में। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो अपनी कॉपी के एक कोने में छाप दो मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। यही होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त गलती से मैंने इसको जीरो ले दिया, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैंने गलती से इसको जीरो ले दिया, इफ एक पॉइंट बना के लिखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी गलती से जीरो हो गया तो मेरे भाई ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। जीरो में किसी की गुणा होगी, जीरो हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये वाले फॉर्मूले की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई साहब इस वाले फॉर्मूले की वैल्यू तो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। होगी या नहीं? यानी उस केस में मैं कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3ABC के बराबर हो जाएगी। और इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अलजेब्रा में इससे दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में इससे मेरे भाई दबा के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं, है ना। 3,000 लोग फ्री में मजे ले रहे हैं क्लास में। फ्री का मतलब है लाइक के बटन की तरफ देखा तक नहीं है मेरे भाई। आइए कोई बात नहीं, मत देखो, देखना होगा एक दिन, जरूर देखना होगा। देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई। चलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि कभी भी आपको 3 संख्या दी गई हो और उन 3 संख्याओं को जोड़ के जीरो आ रहा हो, तो उन तीनों संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या मल्टीप्लाई तीसरी संख्या के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? अब देखना भाई इस चीज को देखिए, इस चीज को, क्या इस चीज का इससे कुछ लिंक हो रहा है? बताइए मुझे सबसे पहले, क्या इस चीज का इससे कोई लिंक हो रहा है? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिखा हुआ है, क्या तीनों संख्याओं को जोड़ने पर, क्या तीनों संख्याओं को जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्त क्या ये जीरो आ रहा है? तीनों संख्याओं को जोड़ा, पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या -42 है, तीसरी संख्या -33 है। अगर तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जीरो आ रहा है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब जो है वो 3ABC के बराबर होगा या नहीं? ए कितना है 75, बी कितना है -42 और सी कितना है -33। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या आप लोगों के सामने जो है वो ये संख्या बन चुकी है? क्या आप लोगों के सामने जो है वो ये संख्या बन चुकी है? अगर तीनों को जोड़ के जीरो के बराबर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तीनों को जोड़ के जीरो के बराबर आ रहा है, तो क्या आप, हाँ ऊपर करना क्या इसको, इन तीनों के क्यूब को आप लोग जो है वो 3ABC के बराबर लिख सकते हो? उसने पूछा इसके टोटल फैक्टर बताइए, तो तोड़ लो पावर के रूप में। 75 को कैसे तोड़ोगे? 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75। 42 को कैसे तोड़ोगे? 2, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 होता है। 33 को कैसे तोड़ोगे? 3 की गुणा 11 में करोगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से आपने देखा 3 3 3 3, 3 कितनी बार है? 4 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 1 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। और 11 कितनी बार है? 1 बार है। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई टोटल फैक्टर, तो सबकी पावर में 1 बढ़ा दें। 4 में 1 बढ़ाओ 5, 2 में 1 बढ़ाओ 3, 1 में 1 बढ़ाओ 2, 1 में 1 बढ़ाओ 2 और 1 में 1 बढ़ाओ 2। क्या यही टोटल फैक्टर आ जाएंगे? तो आपने कहा 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तो ये एक्स्ट्रा चीज थी, इसे अपने कॉपी में छाप देना मेरे भाई। ये एक्स्ट्रा चीज वो चीज है मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। तो जहां भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ नजर आए
तो वहां तीनों को जोड़ के जरूर देख लेना कि कहीं वो जीरो तो नहीं बन रहा है, और जीरो बन रहा है तो उस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली 3 ABC के बराबर लिखने की जरूरत है। ये शॉर्ट ट्रिक ही है भाई साहब, 3 ABC लिखने के बराबर। ये इतने में क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आई क्या चीजें समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, बताइए। सोचना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देखते ही आंसर आ जाएगा। सोचना है थोड़ा सा, और सोच समझ के मुझे प्यारे दोस्त जवाब देना है। एक्स कोई 4 अंकों की संख्या है। एक्स जो है एक 4 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, मुझे नहीं पता कि क्या है, जिसके 15 गुणनखंड है, 15 टोटल फैक्टर है। अच्छा, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 15 कैसे आया होगा? 15 कैसे आया होगा? तो आप कहेंगे जी 15 जो आया होगा वो 3 की गुणा 5 में करने पर आया होगा। यानी कि एक कोई यहां संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, उसकी पावर 2 रही होगी। यहां एक कोई भी संख्या रही होगी, उसकी पावर 4 रही होगी। जब हम टोटल फैक्टर निकालते हैं तो सबकी पावर में 1 बढ़ाते हैं, 2 में 1 बढ़ाया 3 हुआ, 4 में 1 बढ़ाया 5 हुआ, तभी तो टोटल फैक्टर 15 आया होगा। यानी संख्या जो रही होगी वो कुछ इस तरीके से संख्या रही होगी। संख्या जो रही होगी वो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त संख्या रही होगी। क्या आपकी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब उसने कहा है एक्स स्क्वायर के कुल कितने गुणनखंड होंगे, यानी वो आपसे इसके गुणनखंड, इसके वर्ग के गुणनखंड आपसे पूछना चाह रहा है। इसके वर्ग के गुणनखंड जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां आप देखिए, क्यों का इस यहां पावर 4 है, इसका स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा। 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 हो जाएगा। वो आपसे इसके फैक्टर पूछना चाह रहा है। फैक्टर निकालने का तरीका, पावर में 1 बढ़ाइए 5 हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ाइए 9 हो जाएगा। क्या उसके टोटल फैक्टर जो हैं वो 45 आ जाएंगे? क्या उसके टोटल फैक्टर जो हैं वो 45 आ जाएंगे? बहुत सही, बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही। बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख देना। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए। ये कल होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन था। एक वो डायलॉग सुना है आपने, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। मतलब बात कहीं की, बात कहीं छाप दी। 30 क्यों बता रहे हो भाई? 30 क्यों बता रहे हो? 30 का प्रॉपर्टी पता है मैंने क्या बताई थी? मैंने ये कहा था अगर कोई एक संख्या n है, उसका वर्ग n स्क्वायर है, तो अगर n से छोटे 17 गुणनखंड हैं तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे, मैंने आपसे ये कहा था। और ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे भाई। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने कहा है एक x जो है 4 अंकों की संख्या है, इसके टोटल 15 गुणनखंड है। 15 कैसे आया होगा? अगर 15 फैक्टर है तो 3 की गुणा 5 में हुई होगी। जब हम टोटल फैक्टर 5, टोटल फैक्टर जो है निकाल रहे होते हैं तो सबकी पावर में 1 बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर यहां 1 बढ़ने के बाद 3 आया है तो किसी की पावर यहां 2 रही होगी। अगर यहां 1 बढ़ने के बाद 5 आया है तो किसी की पावर जो है वो 4 रही होगी, तभी तो 1 आया, 5 आया होगा। 2 में 1 बढ़ाया 3 आया, 4 में 1 बढ़ाया 5। उसने कहा अगर इस संख्या का वर्ग कर दें तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे? पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 2 दूनी p की पावर 4 हो जाएगी। क्यों? 4 दूनी q की पावर 8 हो जाएगी। अगर हम इसके टोटल फैक्टर निकालना चाहते हैं तो 4 में 1 बढ़ाया 5 हो जाएगा, 8 में 1 बढ़ाया 9 हो जाएगा। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर 45 हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब आइए मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस वो कर लेते हैं जहां से आप लोग कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे।
पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 30,030 का गुणनखंड आपसे पूछना चाह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आपने फैक्टर किए होंगे, 2 से काटा होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर आपने 3 से काटा होगा, 3 पंजे 15, 0, 3 पंजे 15। फिर आपने मेरे भाई 5 से काटा होगा, 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर आपने 7 से काटा होगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे तो 7 चौक 28, 7 तिया 21। फिर आपने 11 से काटा होगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर आपने 13 से काटा होगा, 13 एकम 13। हाँ या ना? यानी आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। क्या ऐसे ही लिखेंगे? आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखो ना, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन आज के बाद मेरे प्यारे दोस्त परेशान नहीं करेगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है ये गुणनफल आपको दिया हुआ है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। प्राइम नंबर यूज कितनी बार हुआ है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने लिखा है 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5। अभी तक आप ये पढ़ के आए हो कि अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है तो पावर्स को जोड़ देते थे। तो क्या 30 जो है वो 5 बार यूज हुआ है, 24 जो है वो 5 बार यूज हुआ है? आप उस केस में 10 जवाब देते। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं 30 आपका अभाज्य संख्या है? नहीं है ना। वो ये पूछना चाह रहा है अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है। तो इसका मतलब 30 को आपको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? आप लिखोगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना होगा। उसकी पावर कितनी है? 5 है। 24 को तोड़ना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। उसकी पावर कितनी है? 5 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, आपने देखा 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 5, 3 की गुणा 5 में होगी, 2 की पावर 15 हो जाएगा और 3 की पावर 5 हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, अब आप ये देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 15 है, क्या दोनों जुड़ेंगे? 2 की पावर 20 होगा। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 हो जाएगा और 5 की पावर 5 हो जाएगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है भाई साहब अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है। तो आप कहेंगे 2 20 बार यूज हुआ है, अभाज्य है। 3 10 बार यूज हुआ है, प्राइम नंबर है। 5 5 बार यूज हुआ है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35 बार। कितनी बार? 35 बार। ठीक है, एक बालक, नादान सा बालक, बिल्कुल 100% दावे के साथ मुझे लगता है कि कोरोना के टाइम में 10th 12th कर गया। वो ये कह रहा है जी 5005 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो ये डबल जीरो कैसे आ गई? वाह मेरे शेर वाह। यही तो पूछा था या ये? अच्छा ये पूछ रहा है, वो कह रहा है नहीं, ये वाला पूछ रहा है 15 को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में डबल जीरो कैसे आ गई? आजा मेरे भाई आजा। 3 से काटा 5 बार, 15 कट गया, उतारा क्या? जीरो उतारा मेरे भाई। जीरो, 15 से 15 गया, जीरो, जीरो उतार लिया। अगर एक जीरो उतारा है यहां जीरो, एक जीरो इसलिए लगाया है यहां एक अगली संख्या उतारने के लिए। अभी तो ये भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और जीरो उतारनी पड़ेगी अगला अंक उतारने के लिए। 3 पंजे 15, ऐसे आया है, ऐसे आया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने आपसे पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कतई जीरो लेवल से ही चलेंगे। 6 को तोड़ो। आपने कहा 2 गुणा 3 में तोड़ दिया 6 को, उसकी पावर कितनी है? 12 है। 35 को तोड़ो। 5 गुणा 7 होता है 35, उसकी पावर कितनी है? 28 है। 15 को तोड़ो। 3 गुणा 5 15 होता है, उसकी पावर 16 है। तोड़ दी बच्चे। आगे आइए। 15 की पावर 12, तो पहले ही छोटा कर लेते भाई। चलो कोई नहीं। 3 गुणा 5 में तोड़ दिया और उसकी पावर 12 है। 15 को तो काट लेते जब ज्यादा सही रहता। 21 को तोड़िए। 3 गुणा 7, उसकी पावर 11 है। हो जाएगी। अब यहां से देखिएगा, 2 की पावर 12 है और तो कहीं 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 की पावर 12 है। 3 की पावर यहां कितना है? 12। और 3 की पावर यहां कितना है? 16। 12 और 16 3 की पावर 28 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। आ गया। 5 की पावर कितना है? 28 है। 7 की पावर कितना है? 28 है। 5 की पावर 16 है। 28 और 16 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। तो 5 की पावर 16 और 5 की पावर 28, 5 की पावर 44 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नीचे आओ। 3 की पावर 12 और 3 की पावर 11, 12 और 11 23 हो जाएंगे। और 5 की पावर ये 12 आ जाएगा और 7 की पावर 11 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, 2 की पावर 12 को तो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। यहां 3 की पावर 28 था, यहां 3 की पावर 23 है। ऊपर जाके पावर घट जाएंगी, 28 में से 23 जाएंगी, 5 बचेंगी। क्या ये खत्म हो चुका है? 5 की पावर 44 है, यहां 12 है। 44 में से 12 जाएंगी तो 32 बचेगा, 5 की पावर 32 हो जाएगा। 7 की पावर 28 है, 11 जाएंगे, 7 की पावर 17 हो जाएगा। क्या इसके अंदर अभाज्य संख्याओं की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 2 कितनी बार यूज हुआ है? 12 बार। 3 कितनी बार यूज हुआ है? 5 बार। 5 कितनी बार यूज हुआ है? 32 बार। और 7 कितनी बार यूज हुआ है? 17 बार। तो 12 5 17, 17 और 32 49 होता है। 49 और 7 56 और 10 66 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अभाज्य गुणनखंडों का जो यूज हुआ होगा वो कितनी बार हुआ होगा? तो आप कहेंगे 66। ऊपर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दीजिए भाई साहब, फटाफट निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए फटाफट। 10:30 तक हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना? 10:30 तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। जल्दी से बताइए। चीजें सीखी नहीं है, पहली सीढ़ी पे चढ़े नहीं हो, मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हो, छलांग लगाना चाह रहे हो। हम एग्जाम में इतनी देर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसे खुद से सॉल्व करके देखना। आप इसे खुद से सॉल्व करके देखना। अगर इतनी बड़ी पावर के रूप में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना ही करना पड़ेगा। बस एक छोटा सा काम यहां ये कर सकते थे कि 15 की पावर 12 है या 15 की पावर 16 है, तो 16 में से 12 घटा दो, ऊपर 15 की पावर 4 रह जाएगा। बस इतना आप लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए यहां देखिए भाई साहब कैसे निकालेंगे, तेजी से निकाल दो। ये तो खुद प्राइम नंबर है, 17 बार यूज हुआ है यहां। बहुत बढ़िया। 6 में क्या, 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3। 2 भी 31 बार यूज हुआ है, 3 भी 31 बार यूज हुआ है। बहुत बढ़िया। ये खुद प्राइम नंबर है। 7 कितनी बार यूज हुआ है? 5 बार। 10 को तोड़ दो। 2 गुणा 5 प्राइम नंबर है। 2 गुणा 5। 2 भी 11 बार यूज हुआ है, 5 भी 11 बार यूज हुआ है। यहां 11 खुद प्राइम नंबर है, कितनी बार यूज हुआ है? 10 बार। 323 को कैसे तोड़ सकते हो मुझे बताओ? 323, क्या 323 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं। 323 को अभी तोड़वा देते हैं। 17 से काटिए, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 15, 17 निम्मा 153, 19 एकम 19, यानी 17 गुणा 19 में तोड़ सकते हैं। 17 गुणा 19 में तोड़ सकते हैं। 17 की पावर 23, 19 की पावर 23, तो 17 कितनी बार यूज हुआ? 23 बार। 19 कितनी बार यूज हुआ? 23 बार। आ गई है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। कैसे मेरे भाई? 23 23 46 10 56, 56 10 66 और 1 67, 1 68, 68 और 10 78 और 5 कितना? 83 और 1 84, 94, 104,
114, 115, 145, 145 और 7 कितना, 152, 162 आ रहा है, 162 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ करना थोड़ी ना था, जब मैंने बता दिया है ये अभाज्य है, इसकी पावर एज इट इज लिख दो। ये अभाज्य नहीं है, बना दो, 2 गुणा 3 में तोड़ देंगे। 2 की पावर भी 31, 3 की पावर भी 31, तो 31 को 2 बार लिखना होगा। 7 अभाज्य है, ऐसे का ऐसे, पावर 5 ऐसे का ऐसे लिख दो। 10 को तोड़ दो 2 गुणा 5 में, 2 की पावर 11, 5 की पावर 11, 11 को 2 बार लिख दिया। फिर 11 की पावर 10, ये अभाज्य है, 10 को ऐसे कैसे लिख दिया। इसको 17 गुणा 19 में तोड़ दिया, 17 की पावर 23, 19 की पावर 23, 23 को इसलिए 2 बार लिखा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। कल जो है, कल जो है वो बहुत छोटी छोटी सी चीज हम लोग कर रहे होंगे, मिसलेनियस पार्ट कर रहे होंगे, बहुत छोटा छोटा सा पार्ट। परसों से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। कल जो है वो मिसलेनियस पार्ट हम लोग कर रहे होंगे, और परसों से जो है वो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। जितना भी फैक्टर का जो पॉइंट बच गए हैं, नंबर ऑफ जीरोस के जो पॉइंट बच गए हैं, यूनिट डिजिट के जो पॉइंट बच गए हैं, सारे जितना अब तक कर चुके हैं, उसमें जो पॉइंट रह गए हैं वो सारी चीजें हम लोग कल देख रहे होंगे। परसों से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे, सब कुछ प्यारे दोस्त आप लोग कवर करते हुए जा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।